नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम गुजरात के मेहसाना के रहने वाले एक भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, इन भाई ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए कराया क्योंकि इनकी धर्म पत्नी से डिवोर्स हो चुका है। आज से 5 वर्ष पहले इनका डिवोर्स हो गया था, जो सेशंस कोर्ट होता है उसके अंदर। लेकिन आज भी ये कहते हैं कि इनकी जो पत्नी है, उन्होंने इनसे झगड़ा करना बंद नहीं किया है। आज भी इनकी पत्नी सामाजिक तौर से जो लीगली होता है, लीगल तौर से इनके जीवन के अंदर अलग-अलग परेशानियों को उत्पन्न करती रहती हैं। ये कहती हैं कि मेरी जो पत्नी है ना, वो मेरी जान नहीं छोड़ रही है, डिवोर्स हो जाने के बाद भी। दोस्तों, ये भाई पेशे से बिज़नेसमैन हैं, एक बेकरी चलाते हैं और कहते हैं कि भी मेहसाना के आस-पास के एरियाज़ में और मेहसाना में भी इनका जो बेकरी स्टोर है, वहाँ से जो केक्स हैं, उनको सप्लाई किया जाता है। ये बताते हैं इनका जो विवाह है दोस्तों वो एक अरेंज्ड मैरिज था, लेकिन आपस में परिवार में जो इनकी पत्नी है उनकी इनके माताजी से या जो इनके और रिश्तेदार हैं उनसे बिल्कुल भी नहीं बनी और ये कहते हैं कि भैया मैं दोनों तरफ रिश्ता जो है मेंटेन करना चाहता था, निभाना चाहता था, लेकिन कह रहे कि मेरी पत्नी को ना ये चीज़ गवारा नहीं थी और इस चीज़ के चलते झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए कि फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि भई फिर हम अलग हो जाते हैं। भई जब नहीं हो रहा तो हो जाते हैं। तो कह रहे भैया मैंने तो समझदारी से ही बात सामने रखी थी, ना मैंने उनसे ज़्यादा झगड़ा किया। इनफैक्ट ये कहते हैं कि जो एलिमनी इनकी पत्नी ने क्लेम करी थी, लगभग 15 लाख रुपए, तो ये कहते हैं मैंने उसके अंदर भी कोई नेगोशिएशन नहीं किया। मेरे को ये था कि ठीक है कोई बात नहीं, भई मैं इतने हम लोग साथ में रहे हैं, तो जैसे-तैसे करके हालाँकि ये बताते हैं कि जिस समय पर वो 15 लाख माँगे गए थे, उस समय पर इनका काम इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब अभी तो जैसे इनकी बेकरी से जगह-जगह सप्लाई होती है, काम बहुत बढ़ गया है। इनका जब डिवोर्स हुआ ना, उसके बाद इनका काम एकदम से बढ़ गया, उसके बाद बूम हुआ। पहले तो इनका ये था कि खुद अपने यहाँ पे ही इनका जो कंज़म्पशन हो जाता था इनकी दुकान पे, उतना ही था। लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग फिर भी खुद की थी केक्स की। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन्स वगैरह हैं इनके। हम एग्ज़ैक्टली डिस्क्लोज़ तो नहीं कर सकते कौन से भाई हैं, लेकिन हमने देखा है इनका काम बहुत अच्छा है इनका। तो कहते हैं फिर मतलब ऐसे ही जैसे थोड़ा पॉपुलर वगैरह हो गया मैं, तो शायद इस वजह से भी पत्नी को बाद में दिक्कत हो गई होगी, क्योंकि जैसे ऑनलाइन फिर रील्स वगैरह आने लग गई इनके स्टोर की और इससे फिर एकदम से इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई और थोड़े बड़े आदमी बन गए, जब ये उनसे अलग हुए। तो शायद इस चीज़ को लेकर के भी इनकी पत्नी फिर परेशान हो गई कि भई मेरे को तो 15 लाख रुपए के अंदर टरका दिया, मेरे को तो और पैसे चाहिए और उसके चलते फिर उन्होंने कुछ और केस डिवोर्स हो जाने के बाद में डाल दिए। तो ये जिसको जिसके अंदर ये उलझे हुए हैं, तो खैर विस्तार में हम बताएँगे दोस्तों, थोड़ा इनका फैमिली का बैकग्राउंड बता देते हैं और एग्ज़ैक्टली इनकी पत्नी को प्रॉब्लम किस चीज़ थी वो बता देते हैं और फिर पास्ट लाइफ़ में क्या कनेक्शन निकल कर के आया, वो भी आप सभी को हम ज़रूर बताएँगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ है कि इनकी पत्नी का ये कहते हैं कि भैया मेरी जो धर्मपत्नी है, उनसे लगभग आज से 10 वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ था। अभी 2024 चल रहा है, 2014 में विवाह हुआ था। कह रहे कि हमारे विवाह के अंदर हम लोग 5 वर्ष रहे साथ में। 4 एक वर्ष रहे और 1 साल का सेपरेशन और फिर जो है डिवोर्स। तो कहते 4 साल हम लोग साथ में रहे लेकिन हम दोनों को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई हमारे विवाह से। तो क्यों संतान उत्पन्न नहीं हुई? उन्होंने कहा क्योंकि ना हमारा रिलेशन ना कभी मतलब चल ही नहीं पाया। हालाँकि 4 साल हम साथ रहे लेकिन उन 4 सालों के अंदर भी ये कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है, बार-बार वो अपनी मम्मी के घर चली जाया करती थी। मेरे को छोड़ कर के मतलब परिवार को छोड़ कर के बार-बार कह रही पहले दिन से ही कुछ ना कुछ ऐसा था कि भई आप लगा लो पहले दिन से तो नहीं ख़ैर इन्होंने ऐसा बताया, कह रहे पता नहीं क्या मेरी वाइफ़ का नेचर ऐसा है कि वो प्लान करके आई थी कि परेशान करना है या जैसे पहले दिन से वो होते नहीं है कुछ लोग की कॉन्स्पिरेसी सी करने लग जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ना जो मेरे मम्मी-पापा हैं, उनका नेचर कैसा था, उनका ये भाव था कि उनकी जो बेटी है ना उसका उन्होंने ब्याह कर दिया था। इनका विवाह होने से 1 वर्ष पहले उनकी जो पुत्री है उसका विवाह हो गया था। और ये कहते हैं कि ना उनको बेटी की जो कमी है अपने जीवन में खलती थी,
तो उन वो कह रहे मैं विवाह करना नहीं चाहता था। तो मम्मी-पापा ये कहते थे कि बेटा हमारी बेटी चली गई है, जो भी तेरी पत्नी आएगी ना, तो वो मतलब हमारी बेटी की कमी हमारे घर के अंदर पूरी कर देगी, हमारा थोड़ा जो मन है वो वैसे लगता नहीं है। तो कह रहे कि माता-पिता की ये इच्छा को देखते हुए फिर मेरी भी उम्र हो रही थी, 30 साल का हो गया था मैं लगभग 30-31 का हो गया था। तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने फिर सोचा कि चलो भैया कोई नहीं मैं कर लेता हूँ शादी और फिर अरेंज मैरिज सेटअप के अंदर जो है कह रहे फिर मेरे माता-पिता ने ही इनको देखा और पसंद हो गया और ये तो ये कहते हैं कि पहला जो हमारा शादी का 6 महीना था, 6 महीने तक मेरी पत्नी ने कोई झगड़ा नहीं किया। उसने ऑब्जर्व किया कि कैसे सब लोग ना उसके आस-पास घूमते रहते हैं मतलब उसको पैम्पर बहुत ज़्यादा करते हैं। अब इस पैम्परिंग के अंदर ये कहती हैं कि भई इनको मेरी पत्नी को ना मेरी जो छोटी बहन है, इनकी छोटी बहन है, कह रहे मेरी पत्नी को मेरी बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बहन क्यों पसंद नहीं थी? उसका कोई रीज़न नहीं है। हमने इनसे कहा कि भई कभी-कभी ऐसा होता है कि भई माँ जो है वो थोड़ा भई ये भी कई में कि भई बेटी और बहू में फ़र्क करती हैं माएँ, तो फिर वो दिक्कत तो नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया मैं सही बताऊँ तो जब से मेरी वाइफ़ आई थी तो मेरे मम्मी-पापा को ये हो गया था कि बेटा अब हमारी बेटी ये है, तो भई आप जो है अपने ससुराल में खुश रहो। थोड़े कह रहे मम्मी-पापा का थोड़ा एटीट्यूड ये था। करते थे उसके लिए भी जो बेटियों के लिए करना होता है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे मम्मी-पापा को ना बड़ा अटैचमेंट सा था इनसे और विशेषकर कह रहे मेरे पापा तो जब ये झगड़े भी करने लगी तो भी इसके लिए स्टैंड लेते थे मेरी पत्नी के लिए। लेकिन फिर ये कहती हैं कि भई जब 6 महीने हो गए ना, इन्होंने देखा कि ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही डुले हुए हैं, तो 6 महीने के बाद ये कहते हैं अचानक से ना इन्होंने झगड़े-वगड़े करने शुरू कर दिए, जिसके अंदर ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो मेरी पत्नी है, उनकी माँ का हाथ है। उनकी माँ का हाथ कैसे है? वो ऐसे है, ये बताते हैं कि जो इनके माताजी इनके जो सासू माँ हैं, जो इनकी पत्नी के माँ हैं और पिता जो है, उनकी केवल 3 पुत्रियाँ हैं, पुत्र कोई भी नहीं है और इनकी जो पत्नी है, वो सबसे बड़ी बेटी है। ये कहते हैं कि भई मेरे जो सास-ससुर हैं, उनकी आश कुछ इस प्रकार की है, आज भी उनका एटीट्यूड ये है, बातों-बातों में उनकी ये बात निकल जाती है मुँह से कि भई अगर हमारे बेटे नहीं हैं, तो हमारी बेटियाँ ही हमारे को सँभालेंगी ना, हमारी बेटियाँ ही हमारे को पालेंगी। तो दोस्तों इसके अंदर तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, करना भी चाहिए। भई क्या बेटा, क्या बेटी अगर माता-पिता बुज़ुर्ग हैं, माता-पिता तो वैसे ही बड़ा करते हैं अपने बच्चों को, तो ठीक है माता-पिता जी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लड़की की माँ है, उनको बार-बार ये होता है कि उनकी बेटी उनके घर जाकर के रहे। क्या इनका आपस में क्या हिसाब-किताब है पता नहीं। लेकिन वो खींचते हैं तो ये कहते हैं कि भैया मेरे जो वाइफ़ हैं आप लगा लो वो भी वर्किंग लेडी थे। वो जॉब वग़ैरह करते थे वो किसी प्राइवेट कंपनी में। ये कहते हैं मेरी वाइफ़ को ये होता था कि हर 15 दिन के अंदर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ के आओ। हर 15 दिन के अंदर मेरी माँ के घर छोड़ कर के आओ। अब ये कहते हैं कि भैया मैं ना बिज़नेसमैन आदमी हूँ। तो क्या होता है कि वो अपनी मम्मी के घर जाना चाहते हैं, मैं खुद अपनी मम्मी से बहुत अटैच्ड हूँ, तो मुझे इसमें 1% भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये कहते हैं कि मेरी वाइफ़ एक्सपेक्ट करती थी कि भई आप मुझे वहाँ छोड़ कर के आओ, पूरा वहाँ पर बैठो ये कह रहे कि मान लो महीने में 4 बार उनको जाना है या 2 बार उनको जाना है, तो कह रहे 1 बार तो मैं चला जाऊँगा लेकिन हर बार जाना, हर बार उनको लाना मेरे लिए संभव नहीं होता था क्योंकि मेरा बिज़नेस सँभालने के लिए मेरे साथ में कोई नहीं है और शॉप तो रोज़ खुलनी है। शॉप की छुट्टी नहीं होती। तो ये कहते हैं कि भैया मैं फिर ना इस चीज़ से थोड़ा परेशान होने लग गया था कि भई हर 15 दिन में बोलते हैं, कभी-कभी 10 दिन में भी बोल देते थे कि भई मेरे को वहाँ पे जाना है तो कुछ दिन मैं वहाँ रह कर के आऊँगी। अच्छा फिर वहाँ जाएगी और फिर कहते हैं कि फिर दूसरे दिन ही फ़ोन आ जाएगा उनका कि मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा, मुझे वापस लेने आ जाओ। तो कह रहे मेरे वाइफ़ की शायद ये एक्सपेक्टेशन मैं पूरी नहीं कर पाया इस वजह से भी हमारा रिश्ता खराब हो गया। कह रहे मेरी वाइफ़ की एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो चाहती थी कि ना मैं जाऊँ, लाऊँ, बहुत ज़्यादा ना मतलब एक ये उनके अंदर एंगेज्ड रहूँ। तो ये उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। तो कह रहे हैं कि भैया मैं वो शायद पूरी नहीं कर पा रहा था। चलो बहरहाल तो फिर ये कहते कि भई कुछ हमारे इस चीज़ को लेके झगड़ा होने लगा और कहते मेरा जो ससुराल है ना, वो ना 10 किलोमीटर दूर है। जहाँ मेरा शॉप है मेन रोड पे, कहते हैं वहाँ से सीधी बस है। तो मैं साथ जाने के बजाय मैं उनको कहता था ये सीधी बस जो है, इससे जो है आप मेरे को चढ़ा देता था बस के अंदर कि आप चलो और कह रहे वो डायरेक्ट वो जो बस है ना, जो मेरे ससुराल वालों का घर है, उनके घर से 100 मीटर दूर उतारती है बस। जैसे मेन रोड है, मेन रोड से अंदर गए, 2-4 गली छोड़ कर के घर है। तो कह रहे ईज़िली आप जा सकते हो, ईज़िली आप आ सकते हो, लेकिन इनको ये है कि भई मैं
नहीं जाता, तो इस चीज़ को लेकर के कह रहे पत्नी ने मेरे को बहुत ज़्यादा कलेश करना शुरू कर दिया। कह रहे चलो फिर भी ये कलेश अभी चल रहा था, आते-जाते रहते थे, उनको इतनी प्रॉब्लम भी चल रही थी। तो कह रहे 6 महीने हो गए थे हमारे उसको, तो कह रहे अब जब बहू ने इतना ज़्यादा झगड़ा करना शुरू कर दिया घर में, तो थोड़े फिर मेरे माता-पिता जी जो हैं वो थोड़े फिर वो हर्ट हो गए। और ये कहते हैं कि जहाँ पे इनकी जो बहन है उनका विवाह कराया गया था, इनके जीजा जी किसी गाँव के रहने वाले व्यक्ति थे। गाँव के रहने वाले व्यक्ति थे, बड़े आदमी थे वहाँ के, पैसे-वैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाँव के रहने वाले थे। तो इनकी बहन का के जब बच्चा हो गया, तो फिर उन्होंने सोचा कि भई गाँव में तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो उन लोगों ने डिसाइड ये किया कि हम ना शहर आ जाते हैं, मतलब मेहसाना आ जाते हैं और मेहसाना के अंदर ये जो इनका घर है, उसके आस-पास कहीं रह लेंगे और फिर जो बच्ची है, वहाँ के किसी अच्छे स्कूल में चली जाएगी और 1 साल के बाद, 3 1 साल के बाद फिर जैसे बच्चे प्री स्कूल में जाने लग जाते हैं, तो उनको वो था। तो कह रहे हैं कि इस चीज़ के चलते इनकी जो बहन है और इनके जो जीजाजी हैं, अब उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इनके जो घर है, उसके 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही मतलब इन्हीं के शायद मोहल्ले के अंदर उन्होंने भी एक घर खरीद लिया और वो यहाँ पे आके रहने लगे। अब ये कहते हैं ये कार्रवाई हो गई, मेरी पत्नी झगड़ करके गई हुई थी, तो 1 महीना पहले झगड़ करके गई थी। उसके बाद जब उसको मना-मुनू के जैसे हम घर में लेकर के आए, तो वो आई तो उसको पता लगा कि हैं तुम्हारी बहन यहाँ शिफ्ट हो गई है हमारे मोहल्ले के अंदर। तो कह रहे वो उस दिन आई है और आते ही उस दिन जो उसने तूफान घर में खड़ा किया है कि अगर ऐसा हो रहा था तो मुझसे पूछा क्यों नहीं गया, तुम्हारी बहन यहाँ पे आई कैसे? तो ये कहते हैं कि मेरे पापा ने उनको समझाने की कोशिश करी, उनको कहा कि बेटा अब आई कैसे का क्या मतलब है? वो हमारे घर में थोड़ी रह रही है, वो तो रह तो अपने घर में रहे हैं, है भी 1 किलोमीटर दूर। तो ये कहते हैं कि इनकी पत्नी ने इतना झगड़ा किया घर में, फिर कह रहे फिर उसने परमानेंट कलेश डाल दिया घर के अंदर। फिर कह रहे उसने कलेश करने बंद ही नहीं किए। आने वाले कई वर्षों तक कलेश चलते रहे और घर का माहौल बहुत खराब रहा। ये कहते हैं इनकी पत्नी को इस बात से प्रॉब्लम थी कि भई वो यहाँ पे आएँगे तो हमारा पर्सनल स्पेस इन्वेड होगा। कि भई हमारे पर्सनल स्पेस के अंदर ये आएँगे तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ से। तो ये कहते हैं कि भई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो ऐसा जो है मेरे को गँवारा नहीं था बिल्कुल भी। तो इनकी वाइफ को कि ये पर्सनल स्पेस को इन्वेड करेंगे। तो कह रहे भैया कि देखो फिर दीदी हैं तो घर पे आते-जाते तो थे, चलो इनको लगता होगा। ये कहते हैं देखो मेरे को तो ऐसी वाइब नहीं आई कि इनके साथ कोई फ़र्क किया जाता था, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत होता भी हो, बट इतना नहीं था क्योंकि कह रहे मेरे मम्मी-पापा ना झगड़ा करने वाले नहीं है, ना कह रहे मेरी बहन का नेचर ऐसा। तो इन्हीं का ही होता था मतलब ना बर्तन तोड़ रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, तो ऐसे-ऐसे करके। तो खैर तो कहते हैं कि फिर 1 साल इस बात को हो गया जब मेरी बहन और जीजाजी यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। अब उन्होंने भी घर खरीद लिया था, तो खरीदना ऐसे रातों-रात बिकता थोड़ी है, खरीदने को तो मिल जाता है। 10 दिन में खरीदना हो, पैसा हो आपकी जेब में तो, पर बेचने को ऐसे बेचा नहीं जाता एकदम से। बहरहाल, तो कहते हैं कि जब मेरी बहन को यहाँ पे रहते हुए 1 साल हो गया, मतलब मेरी वाइफ को जब 2 साल हो गए यहाँ पर मेरे से विवाह किए हुए, तो कह रहे हैं मेरी वाइफ ने फाइनल कलेश किया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तुम्हारी बहन यहाँ पर रहती है, वो घर पे आती है, मेरे को डिस्टर्बेंस होता है। तो उन्होंने बोला कि भई मेरे को अलग घर लेकर के दो। अब ये कहते हैं कि भैया मेरी ना तब फाइनेंशियल कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मैं अपनी पत्नी के साथ एक 3 रूम बेडरूम हॉल किचन टाइप कह रहे एक फ्लैट था। उसके अंदर कह रहे मैं अपनी पत्नी को लेकर के शिफ्ट हो गया। लेकिन ये कहते हैं कि भैया मैं ना बहुत दुखी था अंदर से कि जो मेरे पत्नी है उन्होंने ऐसे मेरे माता-पिता से मुझे अलग करा दिया और वो भी किस चीज़ के चलते? इस चीज़ के चलते कि बहन यहाँ पे रहने के लिए आ गई है बस। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उनको बहन से। वो आज तक भी उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या? एग्ज़ैक्टली क्या बोलते हैं तेरे को? कभी नहीं बताया उन्होंने, बस प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए उसको। ख़ैर तो कहते हैं कि फिर हम अलग हो गए। अब ये कहते हैं कि मैं जाऊँ तो मुझे मम्मी-पापा की याद आए। तो इन्होंने एक स्कीम बनाई, इन्होंने एक लड़का रखा अपनी दुकान पे, जो कि इनकी दुकान को थोड़ा सँभालने लग गया, है ना? कोई यंग ब्लड था उसको रखा इन्होंने और भई उसके भरोसे थोड़ा इनको थोड़ा कुछ ऐसा है कि भई निश्चिंत हो गए। अब ये कहते हैं कि मैं क्या करता था, मेरी जो वाइफ़ है, उनकी ड्यूटी का ऐसा होता था कि ना वो 6 बजे अपनी ड्यूटी से वापस आते थे, ठीक है? और जो लड़का था उनकी शिफ्ट कुछ ऐसी मैंने कर रखी थी कि ना वो दोपहर के बाद ना वो काम को सँभालता था, फिर रात को मैं बस हिसाब लेने के लिए जाता था उसके पास।
है ना? और ऐसे होता था, कैमरे वगैरह लगा रखे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। एनीवेज़ तो इन्होंने बताया कि जो मम्मी है, मैं क्या करता था दोपहर को ना, दोपहर के खाने के लिए मेरे माता-पिता के पास चले जाता था 3 बजे। उस टाइम पे कह रहे मेरी पत्नी तो जॉब पे ही होती थी। फिर ये कह रहे हैं मेरी जो पत्नी है वो जॉब से वापस आया करते थे 6:30 बजे के आसपास, 6 या 6:30 बजे। तो कह रहे मैं ऐसा करता था कि भी 2-3 घंटे मम्मी-पापा के साथ स्पेंड किए, उसके बाद फिर जो है मैं अपने घर चले जाता था। अब ये कहते हैं कि क्या होने लगा कि अगर मेरी पत्नी जो है उनका 6:30 बजे घर आने का टाइम है, मान लो किसी दिन वो 6:15 घर आ गई और उसने मुझे मेरे घर पे नहीं पाया, या कभी ऐसा भी होता है कि भी मैं आ रहा हूँ, पर जैसे कुछ बातचीत में मैं थोड़े खो गए, तो 6:30 की जगह मान लो मैं पौने 7 पहुँच गया घर पे। तो कह रहे हैं जो कलेश वो करेंगी। कह रहे अगर वो घर पहुँच गई और घर पे मैं नहीं हूँ, चाबी है उसके पास घर की, तो कह रहे वो फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, कह रही मुझे फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन करेगी। अगर मैं उठा लूँगा तो चिल्लाएगी सीधा कि कहाँ हो तुम? घर पे क्यों नहीं हो? मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं अकेली बैठी हुई हूँ। कह रहे अच्छा चलो ठीक है, भी मैं मान लो मैंने फ़ोन नहीं किया कि भई चिल्लाएँगी, मैं घर जाके ही बात करता हूँ। तो कह रही मेरे पापा को फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, मम्मी को फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन। अगर मैं किसी दिन मैं बहुत वो हो गया हूँ, गुस्से में आ गया मैं और मैंने मम्मी-पापा को बोल दिया कोई इसका फ़ोन नहीं उठाएगा, तो कह रही मेरे मामा को फ़ोन करेगी, मेरी मासी को फ़ोन करेगी, मेरे चाचा को फ़ोन करेगी। कह रहे सारे रिश्तेदारों में फ़ोन पे फ़ोन करेगी कि मैं घर के अंदर अकेली बैठी रहती हूँ, ये मेरा ध्यान नहीं रखता है, मेरे साथ नहीं होता। कह रहे आप ये लगा लो 6:30 के अगर 6:35 हो गए ना, किसी और काम की वजह से भी कभी व्यक्ति हो सकता है कि घर पे ना हो, ज़रूरी नहीं है अपने माँ-बाप के पास बैठा हो और अगर बैठा भी है तो क्या प्रॉब्लम है? तो कह रहे हैं कि वो इतने फ़ोन करेगी, कह रहे पूरे खानदान में इसने हमारी जो है थू-थू करानी शुरू कर दी। फिर ये कहते हैं कि एक ना भैया ऐसा किस्सा हुआ जिसके चक्कर में ये कहते हैं कि ना मेरा ना हाथ उठ गया इनके ऊपर। ये कहते हैं कि भैया मेरे को हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन कह रहे पर उठ गया और मेरे को पता है मुझसे गलती हुई, लेकिन ये कहते हैं उनका ना बहाना मिल गया इनको परमानेंट फिर। तो क्या हुआ, कह रहे मेरे विवाह को लगभग आप लगा लो पौने 4 वर्ष हो चुके थे तब की ये बात है। ये कहते हैं कि इनकी जो घर है उसमें कोई बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो रखा गया था और कुछ ऐसा हुआ कि किसी के कोई वो जैसे एक होता है ना कि बर्थडे सेलिब्रेशन है, वो फंक्शन है, तो इनके पिताजी के कपड़ों के ऊपर कुछ वो गिर गया, है ना? जैसे उनकी जैकेट के ऊपर कुछ गिर गया, ऐसा कुछ हुआ था, कोई इंसिडेंस हुआ था। तो क्या हुआ इनके जो पिताजी हैं वो फटाफट वो गए और वो उतार के ना कह रहे हमारा जो वरांडा है घर का, उसके अंदर एक मतलब हैंडपंप लगा हुआ है, वहाँ पे व्यवस्था है कपड़े धोने की। तो कह रहे पिताजी ना वहाँ पे जाकर के ना बैठ गए और पिताजी मतलब वो क्लीन करने लग गए। तो ये किसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था? इनकी बहन की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, उसकी बात है। तो कह रहे वो करने लग गए। आप कह रहे हैं मेरी बहन से तो मेरी पत्नी को दिक्कत है बहुत ज़्यादा। कह रहे नॉर्मल खड़ी हुई है, पिताजी वो कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मैंने एकदम से इनको बोला, मैं कहा अरे पिताजी वो कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसा करो पिताजी से कोट ले लो, तुम वो कर दो। तो कह रहे मेरी पत्नी को मैंने इतना ही बोला कि भी जैसे एक होता है ना सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, मान सम्मान वाली बात होती है। तो कह रहे जैसे ही मैंने उनको बोला ना कि अरे तुम ले लो, कर दो, अच्छा नहीं लगता। तो कह रही इनके पत्नी ने चिल्ला करके सबके सामने बोला कि करता है तो करे, मैंने ठेका ले रखा है उसे कपड़े धोने का। वो क और मतलब कि जैसे एक होता है ना कि एकदम बदतमीज़ी से बोला और ये और पिताजी का मतलब जैसे कि पिताजी की इंसल्ट हो। तो कह रहे जैसे ही उसने ये बात बोली ना, तो कह रहे कि ना मेरे को ना रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, मैंने घुमा करके एक थप्पड़ जो है जड़ दिया। वो कह रहे सारे रिश्तेदार थे वहाँ पे और उनके घरवाले भी आए हुए थे, पत्नी के। तो कह रहे हैं कि फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने ये किया ना तो उसके जो माता-पिता हैं, उन्होंने किसी से कोई बात नहीं करी, सीधा उसको पकड़ा, उसको बोला तू चल हमारे साथ चल। वो उसको अपने घर ही ले गए। और कह रहे उसके बाद फिर हमारी वो जो है ना सॉल्व ही नहीं हुआ, इस चीज़ का मुद्दा बनाया गया कि हमारी बेटी पे हाथ उठाया जाता है। कह रहे भैया वैसे तो एक बार भी चलो किसी के ऊपर भी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए व्यक्ति को। एक बार का उठाया हुआ अभी कह रहे मेरी गलती है मैं मानता हूँ। लेकिन ये कहते हैं कि ना इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया गया था मुझे कि मतलब मैं ना कंट्रोल नहीं कर पाया उस दिन खुद को। और जो कह रहे मेरे पिताजी की जो बेइज्जती हुई सबके सामने तो कह रहे कि फिर उसने थोड़ा इस तरह से करा कि ये लोग तो ऐसे ही करते हैं।
पर ये भाई कहते हैं कि भैया यकीन मानो कि झगड़ा तो मैं करता था उनसे, अब वो झगड़ा करेंगे तो झगड़ा तो करूँगा। तो कहते हैं कि लेकिन ना कभी मैंने हाथ नहीं उठाया था। कह रहे और उस दिन देखो हाथ उठाने का ऐसा हो गया कि सारे रिश्तेदार थे तो हमारी फिर ना सारे खानदान में बहुत थू-थू हुई इस चीज़ को लेकर के कि भई ये लोग तो ऐसे हैं। कह रहे हमारी इमेज बहुत खराब हुई हमारी रिश्तेदारी के अंदर, इस चीज़ के चलते। तो फिर ये कहते हैं कि फिर जो है उन्होंने डिवोर्स ही फाइल कर दिया। डिवोर्स फाइल किया, 15 लाख माँगे, कह रहे हमने नेगोशिएट नहीं किया। जैसे-तैसे कहते हैं कि भैया मैंने ना कुछ पैसा ब्याज पे भी उठाया था। ब्याज पे उठाकर ये कह रहे हैं मैंने उसको तो छुट्टी दे दी कि भैया तू तो ये ले छुट्टी कर अपना जो पकड़ा पैसे पकड़ो अपना आप निकलो। तो करके कहते हैं कि भैया मैंने ना अपनी जो पत्नी है उनको जो वो किया और कह रहे हैं क्योंकि मैं बहुत कोऑपरेटिव था और उनको पैसे चाहिए थे, तो कह रहे हैं फिर करके हमारा फटाफट जो है 1 साल के अंदर हमारा डिवोर्स फाइनल हो गया। कह रहे डिवोर्स हो गया तो माता-पिता बहुत दुखी हो गए कि लड़का हमारा अकेला हो गया। कह रहे मैं भी वो था। फिर कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि ना हमारी ही रिश्तेदारी के अंदर, दूर की रिश्तेदारी के अंदर कह रहे एक महिला है जिनका जो विडो है, विडो हो गए थे वो और उनका एक बच्चा भी था। तो ये कहते हैं कि भैया मेरा ऐसा हुआ कि भई घरवालों ने कहा कि भई बेटा आप उनसे थोड़ा बात करके देखो अगर आपको लगता है कि आपका दिल मिलता है। तो ये कहते हैं मैंने बात करना शुरू किया वो दूसरी महिला से, डिवोर्स मेरा हो चुका था। तो कहते हैं कि भई फिर ठीक होने लगा, कह रहे हमारे को बातचीत एक-दूसरे की समझ में आने लगी। कह रहे हम थोड़ा अटैच होने लगे एक-दूसरे के साथ। कह रहे 3-4 महीने हो गए थे हमारी बातचीत अच्छी हो रही थी और कह रहे मेरी पत्नी को पता लग गया ये वाली बात कि मेरा जो है विवाह की बात चल रही है उस महिला से क्योंकि हम सब लोग रिश्तेदारी में आते हैं तो वो गाँव के थ्रू उन्होंने पता लगा लिया। कह रहे जैसे ही मेरी पत्नी को ये बात पता लगी वो हो गई एकदम पागल। उसका फ़ोन आया मेरे पास कि तुम इतने ज़्यादा बेवफ़ा आदमी हो कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कह रहे मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहन जी क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, मतलब बहन जी बोला कह रहे बहन जी क्या बात कर रहे हो? आपका और मेरा तलाक हो चुका है। बच्चा हमारा कोई है नहीं, एलिमनी मैंने आपको दे दी। क्या बेवफ़ा आदमी क्या बोल रहे हो? तो उसने बोला कि मैं उसको देख लूँगी, मैं उसको छोड़ूँगी नहीं, ये नहीं, वो नहीं करके कह रहे उसने बहुत झगड़ा किया और कह रहे वो फिर से उसने मेरे सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। कि भई ये तो इसके यही है, इसका चाल-चलन भी अच्छा नहीं था। इसी की वज़ह से इसने किया, मुझे मारता था ये और वो कि मेरी ना शादी ना हो सके उस महिला से। कुछ ऐसा इन्होंने किया और कह रहे वो महिला तक भी फिर बातें पहुँचने लगी, कुछ हीट उनको फ़ील होने लगी कि भई बातें उठने लग गई हैं। और फिर ये कहते हैं कि मेरी जो ये वाइफ़ है, इन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट के अंदर केस डाल दिया। कुछ ऐसा होता है कि अगर आपका एक फ़ैसला आ गया तो शायद 3 से 4 महीने का 3 से 6 महीने का टाइम होता है कि अभी आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। कह रहे तो उसी टाइम पीरियड के बीच में हुआ था ये काम। कह रहे उसने हाई कोर्ट के अंदर मतलब कि ये जो फैसला है इसके अगेंस्ट में वो डाल दिया। कह रहे पैसे ले लिए, सब कुछ वो हो गया, अलग हो गया। कह रहे डाल दिया कि भई मेरा डिवोर्स गलत हुआ है, मेरे को तो डिवोर्स लेना ही नहीं, मेरे को तो इनके साथ रहना है। मुझे प्रेशर में डाल कर के वो किया गया, उससे मेरे से पैसे लिए गए हैं, तो ये फैसला गलत है, मुझे तो इनके साथ रहना था, मुझे डिवोर्स करना ही नहीं था। कह रहे भाई अब ना पिछले 5 साल से वो केस लड़ रहा हूँ मैं। और यहाँ पे ये फैसले तक नहीं पहुँचने दे रहे, बस ये टालम-टोल करवा रहे हैं केस के अंदर। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि मेरी उस महिला के साथ मेरी शादी हो और कह रहे वो जो महिला हैं, वो जो विडो हो गए थे, उनके भी घरवालों का प्रेशर था उनके ऊपर कि भई आपको विवाह करना है और वो विवाह करना चाहते थे। तो कह रहे 2 साल तो वेट किया उन्होंने मेरे लिए, लेकिन फिर उनके बाद जो है फिर उनका विवाह हो गया और कह रहे इस वजह से भी मुझे फिर बहुत दुःख हुआ। वो और मैं काफ़ी अटैच थे, करना चाहते थे शादी लेकिन फिर क्योंकि ये हाई कोर्ट वाला हो गया तो उनके घरवालों ने कहा कि नहीं भई, भई ऐसे तो केस पेंडिंग है, अगर वो ये फैसला दे दे कोर्ट कि हाँ, ये तुम्हारे साथ रहेगी तो फिर क्या होगा? तो कहते करके जो है वो भई उनकी शादी कहीं और हो गई। अब कहते हैं कि जब तक उस लड़की की शादी कहीं और नहीं हुई थी, तब तक तो मेरी पत्नी बड़ी एक्टिव थी केस के अंदर, कि भई मेरे को वापस आना है। कह रहे जब उस महिला की शादी कहीं और हो गई तो अब वो ठंडी पड़ गई है, वो डेट्स पे भी नहीं आती। बस वो ये है कि भई मेरे को अटका करके रखा हुआ है कि मैं कहीं और शादी ना कर लूँ, तो परेशान करना है बस उसको, ये चीज़ है। तो कह रहे हैं कि भाई मैं अपने पूर्व जीवन के प्रतिगमन के माध्यम से ये बात जानना चाहता था कि मेरे माता-पिता ने इसको इतना प्रेम से रखा,
मेरे पिताजी जो है बहुत रिगार्ड करते थे इनका। कई बार अगर मैं झगड़ा कर लूँ जब हम साथ में रहते तो पिताजी उनके साइड से खड़े हो जाते थे। है ना? कह रहे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इन्होंने इतना ज़्यादा कलेश क्यों किया? और अब कलेश करके अलग हो गई है, तो आज भी ये छोड़ क्यों नहीं रही है? क्या चाहती है ये? क्या करना चाहती है? सच में आना भी चाहती है, नहीं चाहती, क्या प्रॉब्लम है? तो इसके बारे में ये जो भाई हैं, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे और दोस्तों इनके सारे प्रश्नों के उत्तर इनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये भाई प्राप्त कर पाए थे। तो प्यारे दोस्तों, इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनका यूजर आईडी है नरेंद्र सिंह, और जो दूसरे यूजर हैं, जो दूसरे व्यूअर हैं, उनका यूजर आईडी है शिव बाबा की लाडली। तो आप दोनों ने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करके हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए हम आप दोनों के बहुत-बहुत आभारी हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इनकी तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा। उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब ये अपने पूर्व के जीवन के अंदर गए तो क्या दृश्य सामने आए और क्या फिर जो कनेक्शन है इनकी इस लाइफ से इनका निकल करके आया। तो सबसे पहला दृश्य दोस्तों जो इनके सामने आता है उसके अंदर ये देखते हैं कि ये खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। दोपहर का समय है, नीचे कच्ची जमीन है जिसके ऊपर गीली मिट्टी इनको फील हो रही होती है, और उस मिट्टी पर ये फील करते हैं कि इन्होंने लेदर की चप्पल पहनी है। और एक कपड़ों की तरफ जब देखते हैं तो बताते हैं कि सफेद रंग की धोती है, ऊपर इन्होंने काले रंग का कोट पहना हुआ है, और ये बताते हैं कि मैं कोई छोटा किसान हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है। और मतलब जैसे एक बड़े किसान होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती है, छोटे किसान होते हैं थोड़ी कम ज़मीन होती है। तो कह रहे थोड़ा छोटा किसान मैं लग रहा हूँ। और आस-पास ये देखते हैं तो इनको नज़र आता है कि भी ये किसी खेत के अंदर ही खड़े हैं, और वहाँ पर इनको एक कुआँ नज़र आता है। जिस कुएँ को जब ये देखते हैं तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि भी उस कुएँ के अंदर से ही कोई पानी निकाल कर के खेतों के अंदर डाल रहा है खेतों के अंदर, मतलब जैसे कुएँ से हो रहा है, तो बड़ा-सा एक बर्तन-नुमा चीज़ है, उसमें पानी आ रहा है और वो डायरेक्ट फिर वो खेत में पलट देते हैं उसको। तो अभी वो होता है। तो कह रहे पैरों के नीचे वो मेरे को गीलापन और मिट्टी चिपकी हुई है, वैसी फीलिंग सी आ रही है। अच्छा, कौन है खेत में आपके साथ? तो खुद को तो ये अपने आप को 60 वर्ष की आयु के एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में देख रहे होते हैं, और खेत के अंदर काम करने वाला जो आदमी है वो लगभग 35 वर्ष की आयु का है। और उस समय जो है इनको अपना रिश्ता उनके साथ फील नहीं हो रहा था, उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन फिर हम इनको कहते हैं खेत में और इनको कोई दिखाई नहीं देता, बस ये दोनों ही काम कर रहे हैं। तो फिर हम इनको कहते हैं कि भई अच्छा आप देखो आपका घर भी तो होगा ना? तो घर की तरफ इनको भेजते हैं, सीन को चेंज कराते हैं। तो जब ये अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, खेतों से निकलते हैं तो इनको एक बाज़ार नज़र आता है। बाजार के अंदर ये कहते हैं कि एक दुकान लगी हुई है, जैसे पुराने टाइम की होती थी ना, कि एक चद्दर सी है और लकड़ी के डंडे हैं, उनसे उस चद्दर को वो ढका हुआ है, जैसे अलादीन के अंदर दुकानें। आपने अगर अलादीन कार्टून देखा होगा तो उसके अंदर दिखाते थे वैसी दुकानें। कह रहे वैसी वाली दुकानें लगी हुई हैं। और कह रहे कोई पुराना सा गांव है, और जैसे दुकान लगी होती है तो दुकानों में से इनको एक दुकान नजर आती है कि एक मेटल की चीजें कोई महिला है जो बेच रही है। जब ये घर जा रहे हैं तो पहले जैसे उसकी दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। अब ये महिला कौन है ये भी नहीं समझ पा रहे होते उस टाइम पे। महिला लगभग 30 वर्ष की आयु की एक महिला होती है, वो इनको नजर आ रही होती है। बहरहाल फिर सीन बदलता है। सीन बदलता है तो इनको ऐसा नजर आता है कि एक गांव के अंदर पहुंच गए हैं जहां पे एक पक्का घर है जिसके अंदर 4 कमरे हैं।
और अब जैसे ये सीन आता है तो जैसे क्या होता है ना दोस्तों, जंप होता है सीन। एग्जैक्टली टाइमलाइन ऐसे नहीं चल रही होती कि अभी ये हुआ तो अभी घर पहुंच गए, तो फिर घर के दृश्य नजर आने लग जाते हैं। अब उस घर के अंदर इनको वही दुकान वाली महिला नजर आती है, जो कि वहां पर खाना पका रही है। अब खुद ये 60 वर्ष के हैं, वो महिला 30 वर्ष की है, तो उसको देखते हैं तो इनको फीलिंग आती है कि ये महिला इनकी बहू है, वो घर में खाना पका रही है। कह रहे कि मैली सी एक साड़ी ग्रे से कलर की उस महिला ने पहनी हुई है। फिर थोड़ी देर में देखते हैं जिस आदमी के साथ ये खेत के अंदर काम कर रहे थे वो भी घर में आ गया है, और वो 35 वर्ष की आयु का आदमी, वो इनका पुत्र है। तो पुत्र है, और भी पत्नी वो बहू खाना पका रही है, पुत्र आकर के बैठ गया है, और उसके बाद जो है फिर वो खाना परोस रही है, ये खा रहे हैं। घर के अंदर एक बच्ची भी है, जो कि लगभग 4 वर्ष की आयु की है, और वो बच्ची जो है इस महिला के पास बार बार जा रही है, लेकिन इनको ऐसा नजर आ रहा है कि ये महिला उस बच्ची को इग्नोर कर रही है। यानी कि इनकी जो बहू है वो उस बच्ची को वो कर रही है, जैसी थोड़ी वो बच्ची ना पसंद हो उनको। तो भाई हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है? कह रहे कुछ नहीं, बस यही सब है, न्यूट्रल सा रिश्ता है। कह रहे मुझे ना बहुत ज्यादा प्रेम फील हो रहा है किसी के लिए, ना मुझे कोई नफरत फील हो रही है। मैं न्यूट्रल सा हूं, मुझे अपने उससे मतलब है, खेत गया था, घर आया, भाई खाना दो, ठीक है। अब अपना वो मेरे कपड़े मुझे धुले हुए मिलने चाहिए, मैं फिर खेत चला जाऊंगा। कह रहे ऐसा सा दिख रहा है बस कि ये है। कह रहे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ और है ही नहीं। तो पूरा काफी देर तक दोस्तों एक्सप्लोर करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बस इतना ही इनको नजर आता है कि घर में एक बेटा है आज्ञाकारी सा, एक बहू है जो खाना पकाती है। बहू, अच्छा, बहू जब घर में दिखाई दे इनको, जब भी लाए हम इनको वापस दृश्य, बहू हमेशा खाना पकाती हुई दिखाई दे। तो खाने से कोई ना कोई कनेक्शन तो निकलना था, लेकिन उस टाइम पे नहीं निकल रहा था। घर में बच्ची है, वो खेले, और बहू जो है बच्ची से ठीक से बात ना करे, तो उनको बात समझ में ना आए। करते 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 इनकी मृत्यु का दृश्य आता है। ये देखते हैं कि उस समय के बाद और 5-6 साल बाद बीत गए हैं, और ये 65 या 66 वर्ष की आयु के अंदर बीमार होकर के कोई बीमारी हो गई, और इनकी फिर जो है मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों कुछ समझ में ही नहीं आता। ये कहते हैं कि भी न्यूट्रल सा रिश्ता था, सबका न्यूट्रल सा रिश्ता है आपस में, बस यही नजर आ रहा था, और कुछ नजर ही नहीं आया। तो फिर दोस्तों जैसा कि प्रोसीजर होता है कि आपने पूर्व जीवन का दृश्य देख लिया, तो फिर जो है आपको भेजा जाता है आपके स्पिरिट गाइड के पास। तो स्पिरिट गाइड ने फिर फर्दर इनको जो एक्सप्लेन किया। अच्छा, स्पिरिट गाइड ने क्या कहा बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले रिश्ते एक्सप्लेन कर देते हैं। दोस्तों इनको जो अपना बेटा नजर आया था, जो कि इनका आज्ञाकारी है, खेत में इनकी सहायता कर रहा है, उस बेटे को इन्होंने अपने इस जीवन के पिता के रूप में देखा, फादर के रूप में देखा। एक इनकी बहू नजर आ रही थी, बहू को इन्होंने अपने इस जीवन की, जो इनकी पत्नी है, जिनसे इनका तलाक हो चुका है, जो कि इनकी जान नहीं छोड़ रही हैं, उसको इन्होंने बहू के रूप में देखा। और जो घर में 4 वर्ष की आयु की छोटी सी बच्ची नजर आ रही थी, जिसको वो बहू ठीक से ट्रीट नहीं कर रही थी, उस बच्ची को इन्होंने अपनी इस जीवन की बहन के रूप में देखा, जिससे इनकी पत्नी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पिछले जीवन में भी बात नहीं कर रही है उस बच्चे से, और इस जीवन में भी इनकी पत्नी को बहुत प्रॉब्लम थी। इनकी बहन के चलते ही तो सारे कलेश शुरू हुए थे। तो अच्छा, एक और चीज थी दोस्तों, वो ये थी कि जब इनकी मृत्यु हो रही थी, मतलब पहले तो बच्ची वो 4 साल की थी, उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो रही है तो वो छोटी सी बच्ची 9-10 साल की हो गई। उस समय पर भी केवल वही एक बच्ची थी घर के अंदर, और बच्चे नहीं थे, मतलब और कोई पोता पोती नहीं हुए थे, वही एक बच्ची हुई थी। तो कुछ तो कहानी थी यहाँ पे कि क्या है कैसे है। आ, तो फिर इनके जो स्पिरिट गाइड है उनसे पूछा गया कि महाराज आप बताइए, ये क्या कहानी है, कैसे है? तो इनके दोस्तों स्पिरिट गाइड ने कुछ ऐसे दृश्य इनको दिखाए, जो दृश्य ये खुद नहीं देख पा रहे थे, और ये खुद उन दृश्यों को क्यों नहीं देख पा रहे थे, उसका रहस्य भी इनके स्पिरिट गाइड ने इनको बताया। दोस्तों इनके स्पिरिट गाइड ने बताया कि सबसे पहले तो वो जो बच्ची तुम्हारे को दिखाई दे रही थी, वो तुम्हारी जो बहू है, उसकी सगी बेटी नहीं थी, वो उसकी सौतेली बेटी थी। और सौतेली बेटी के साथ गलत ना हो जाए,
इस चीज को इंश्योर करने के लिए तुम्हारी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि और बच्चे नहीं होने चाहिए। तो जो वो लेडी है, एक तो पहली सौतेली बेटी है, दूसरा फिर और वो अपने बच्चे नहीं कर पा रही थी, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, जिसकी वजह से वो अपनी सौतेली बेटी से नफरत करती थी। तो हमने इनसे पूछा कि सौतेली माँ थी तो मतलब आपके बेटे के पहले भी ब्याह हुआ होगा फिर तो भाई वो कहाँ गई? तो इन्होंने बताया कि जो पहली वाली बहू थी, वो इनकी गाइड ने बताया वो छोड़कर चली गई थी। अच्छा, क्यों छोड़कर चली गई थी? जब ये वाली बात पूछी तब ये चीज नजर आई कि जब ये घर के अंदर रहा करते थे, तो इनके पास एक डंडा होता था, एक प्रॉपर डंडा होता था, जो चौकीदार लेके नहीं घूमते, बड़ा सा लठ जिसको बोलते हैं। तो इनके गाइड ने दिखाया कि तुम अपनी बहू को उस लठ से पीटते थे। तो हमने कहा ये क्या गाइड अजीब सी बात दिखा रहे, लठ से पीटते थे, ये तो न्यूट्रल से थे। तो इनके गाइड ने बताया तुम्हारा जो खाना है ना, खाने को लेकर के तुम बहुत ही ज्यादा नोजी थे, मतलब बहुत ही ज्यादा पिकी थे। तो तुम्हारे को ये होता था कि तुम्हारी बहू के हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आता था, और इसकी वजह से तुम अपनी बहू को मारते थे। तो हमने भाई गाइड से पूछा कि भाई तो जो बेटा है इनका वो रोकता नहीं था? तो गाइड बताते हैं कि नहीं, बेटा जो है वो नहीं रोकता था। बेटा जरूरत से ज्यादा आज्ञाकारी था। इतना भी आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए। अगर आपके माता पिता आपको नजर आ रहे हैं कि कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उनको भी रोक सको, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। भाई खाना अगर आपको स्वाद नहीं लग रहा तो आप चलो किसी को बोल दो, दो चार ताने मार दो कि भाई अच्छा बनाओ बेटा, भाई वो भी प्यार से चलो बोल दो, है ना? और इतना ही पसंद नहीं आ रहा तो अपना खुद बना करके खा लो भैया। किसी इंसान को छड़ी से या डंडे से पीटने का आपका क्या अधिकार है? और वो भी इंसान जो कि आपकी बहू है। वैसे तो किसी को भी पीटना नहीं चाहिए, पत्नी भी होती तो भी नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन बहू को ये दिखाया गाइड ने कि आप पीटते थे, और तुम्हारा बेटा कुछ बोल नहीं पाता था। इसी की वजह से गाइड ने बताया कि जब तुम्हारा इस जीवन में झगड़ा होता था, तो तुम्हारे जो पिता हैं वो बहू की साइड इसलिए लेते थे क्योंकि तुम्हारे पिता की बहू हो गई ना इस जीवन में तुम्हारी पत्नी है। तो तुम्हारे पिता बहू की साइड इसलिए ज्यादा लेते थे क्योंकि उनके मन में मलाल था इस चीज का कि पिछले जीवन में उनके जो पिताजी थे वो गलत करते थे उनकी पत्नी के साथ, लेकिन वो अपनी पत्नी को बचा नहीं पाते थे। भाई वो इतनी उनमें हिम्मत नहीं थी, पिताजी के सामने सर झुका रहता था, कुछ ज्यादा ही डरते थे, आज्ञाकारी थे, क्या कहानी थी। अपनी पत्नी को खुद नहीं मारता था, पिता मारता है तो उससे बचा नहीं पाता था अपनी पत्नी को। तो तुम्हारे पिता जो इस जीवन के पिता हैं, पिछले जीवन का बेटा, उसके मन में मलाल था, इसीलिए वो हमेशा से बहू को बचाते थे। तुम्हारी जो पत्नी है, जो पिछले जीवन में तुम्हारी बहू थी, उसके मन में अपने पति को लेकर के एक मलाल था। वो ये कि उसके ऊपर अत्याचार होता था, उसका पति उसको कभी बचाता नहीं था, इस वजह से उसके मन में गुस्सा था। इसी वजह से तुम्हारे पिताजी कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना करें तुम्हारी पत्नी के साथ, लेकिन उसके मन में उनके लिए वो दया की भावना नहीं आती थी, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य पिछले जीवन में पति के रूप में अच्छा नहीं निभाया था। तो और इसीलिए वो उनके कोई काम भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पिटने से कभी बचा नहीं पाए ना। अच्छा, फिर तुम्हारी जो बहन है इस जीवन की, पिछले जीवन में उसकी सौतेली बेटी थी, वो निमित्त बनी थी कि उसके अपने बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी उस चीज को लेकर के भी, ये भी था। और दूसरा कह रहे तुमसे मेन बात आती है कि इनको तलाक क्यों नहीं दे रही है। तो गाइड ने बोला कि तुमसे तो वो अपना बदला लेना चाहती है, जो तुमने उसके साथ मारपीट करी है ना। एक्चुअली में तो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी के मन में ये भाव आता है, गाइड ने बताया, कि तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए, वो तुम्हें पिटता हुआ देखना चाहती है। वो चीज वो कभी अचीव नहीं कर पाई। कह रहे इस बात का फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारी पत्नी के मन में। वो अपने तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को उसने क्यों बदनामी करी कि तुम मारपीट करते हो, ताकि ऐसा माहौल बने कि चार लोग इकट्ठे हों और वो पीट पाए तुम्हारे को। लेकिन कहते हैं दुर्भाग्यवश तुम्हारी जो पत्नी है, उसका इस जीवन में कोई भाई नहीं है, वो बहने बहने हैं। अगर कह रहे उसका कोई भाई वगैरह होते ना उसके, तो उसने पक्का पिटवाना था तुम्हारे। तो कह रहे वो जो तुमने डंडे से मारा है ना उसको, वो जो है उसका बदला लेना चाह रही है। अच्छा दोस्तों, एक और विशेष चीज जो है निकल करके आई, वो ये निकल करके आई कि पिछले जीवन के अंदर जो इनके बेटे की पहली पत्नी थी,
उसने भी इनके बेटे को इसलिए छोड़ा था क्योंकि ससुर जी मारते थे, ये डंडे से पीटता था पहली बहू को, तो वो छोड़ करके चली गई थी, है ना? तो वो जो थोड़े टाइम के लिए बहू थी, जो बस आई, उसने पुत्री को पैदा किया और उसके बाद परेशान होकर के छोड़ के चली गई, क्योंकि ससुर हाथ उठाता था उनके ऊपर, डंडे से मारता था। कह रहे वो जो दूसरी पहली वाली पत्नी थी ना इनके बेटे के पिछले जीवन में, वो महिला है जो कि विडो के रूप में इनको इस जीवन में मिली। जब इनकी पत्नी का इनसे तलाक हो गया, तो उसके बाद एक महिला इनके संपर्क में आई थी जिनका एक बच्चा भी है, जिसको जो इनके लिए विवाह का एक प्रोस्पेक्ट थे, जिनसे ये अटैच हो गए थे, जैसे अपनी पत्नी से अटैच हो गए थे, वैसे अटैच तो थे ही, तो ये वाली महिला से भी जैसे अटैच हो गए थे, विवाह करना चाहते थे, वो इनके पूर्व जीवन का जो इनका बेटा था, उसकी पहली पत्नी थी, जिसको डंडे मार के पहले भगा चुके थे। अब ये कह रहे हैं कि उसने भी बदला लेना था, गाइड ने बताया, आती ना तुम्हारे को, तो फिर वो तुम्हारे को प्रसाद खिलाती है अच्छे से, तुम्हारे डंडों का बदला लेती। कह रहे ये तो बट तुम्हारी जो पत्नी है उसके मन का भाव ये था कि तुम कैसे भी सुखी ना हो जाओ, तो उसके चक्कर में तुम बच गए हो। दूसरी वाली भी आती, अभी अच्छी लग रही थी, एक बार वो महिला तुम्हारे घर में आती, वहां उससे भी कलेश होने थे, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने उसको भी पीटा। अब कह रहे उसके साथ समय कम था, क्योंकि वो बस बच्चा पैदा हुआ था उसका महिला का और वो छोड़ के चली गई थी, तो उसने ज्यादा प्रताड़ना नहीं झेली। उसके साथ प्रताड़ना थी 1 साल की, इसके इसको तुमने 10-12 साल परेशान किया। तो उसी के हिसाब से उतना ही दुख उस महिला से आया तुम्हारे को, जो तुम डिप्रेशन में गए सेकंड वाली महिला से, और ये पहली वाली अभी भी तुम्हारे को नहीं छोड़ रही है। और गाइड ने फिर इनको, फिर जैसे गाइड जो है गाइडेंस देते हैं, तो यही है दोस्तों, क्षमा योग करने के लिए इनको एडवाइस किया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षमा योग करो, ज्यादा से ज्यादा गुड वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचाओ, और मन ही मन उससे कहो कि मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ, हे पुण्य आत्मा मुझे क्षमा का दान दो। कह रहे तुम उससे लड़ने का, और वो जो तंग कर रही है, कह रहे उसके बारे में मत सोचो, ये सोचो कि तुमने उसके साथ क्या किया था और कैसे परेशान किया था। तो इस चीज को लेकर के बस फिर दोस्तों जो है, ये इनको एडवाइस देते हैं, क्षमा योग करने का एडवाइस इनको मिलता है, और उसके बाद फिर इनका जो सेशन है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये जो केस आपके सामने प्रस्तुत हमने किया, इससे आपको कुछ ना कुछ शिक्षा मिली होगी, आपको ये केस अच्छा ज़रूर लगा होगा। केस अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि इस कहानी के अंदर आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।